हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, आप सभी लोग कॉमेंट करके इसका आंसर बताएं क्या होगा। कि एक बच्चा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ये बताना है। तो बच्चे की जो वृद्धि है और विकास, ये परवरिश की शैली से प्रभावित होती है। यहाँ पर जिस प्रकार से परवरिश होती है, बच्चा उसी प्रकार से डेवलप होता है, बच्चा उसी प्रकार से ग्रोथ करता है। उसका आनुवंशिक ढांचा या उसकी संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा डी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। समझ में आया हो आप लोगों को तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन यहाँ पे बताना है क्या है। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। सभी संस्कृति में जो विकास है सार्वभौमिक समान गति से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है जो विकास है, जो विकासात्मक परिवर्तन है, वो एक आयामी रैखिक है। विकासात्मक परिवर्तन एक आयामी रैखिक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सही क्या है। जो विकास है ये वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। जो विकासात्मक परिवर्तन है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है अपरिवर्तनीय है। जो विकासात्मक परिवर्तन ये क्या है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगलियों से सिर तक आगे बढ़ता है। जबकि आप सभी को पता है कि सिर से पैर की ओर होता है। आपका जो आंसर यहाँ पर सही था वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया, अभिकथन दिया है, इंग्लिश में देख पा रहे हैं। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। सभी संस्कृतियों में एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तर्क दिया गया है जो बचपन है ये सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो अभिकथन भी गलत है और इसका तर्क भी गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा, ए और आर यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन दिया है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है। अब यहाँ भी कह दिया है कि सामाजिकरण सिर्फ स्कूल में होता है या ही स्कूल में होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और इसका जो अभी तर्क दिया है कि स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। जो स्कूल है, जबकि स्कूल है और मीडिया भी है, ये क्या है, द्वितीय सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पर एकमात्र किसको बताया गया है, स्कूल को बताया गया है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए और आर यहाँ पर दोनों गलत हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो सामाजिकरण होता है सिर्फ स्कूल में नहीं होता है, परिवार में भी होता है, मीडिया में भी होता है, आसपास के वातावरण से भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है जो द्वितीयक या माध्यमिक सामाजिकरण है ये सिर्फ स्कूल ही नहीं होता है, बल्कि पास पड़ोस होता है, मीडिया है, सहकर्मी समूह है, समाज के कानून आदि हैं। तो यहाँ पर पड़ोस ध्यान रखिएगा, जो पड़ोस ये क्या द्वितीय कारक में बताया गया है। और यहाँ पर यदि परिवार और पास पड़ोस लिखा हो और आपसे पूछा जाए तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, मीडिया विद्यालय लिखा हो तो द्वितीयक हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। ठीक है, उससे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। अब वो सजा से बचने के लिए क्या करना चाहती है, मिठाई नहीं चोरी करना चाहती है, वो मिठाई खाना तो चाहती है लेकिन मिठाई मम्मी के डर से नहीं खा सकती है।
अब यहाँ पे बताना है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा है वो किस स्तर पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर, सजा से बचने के लिए, ठीक है, सजा से यदि कोई भी बालक बच रहा है, दंड से बच रहा है, तो किस स्टेज पर होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर पर होगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज्ञाकारिता और दंड, व्यक्तिगतवाद और विनिमय, ये किस में आएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर में आएगा, ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर की जो प्रारंभिक अवधि है इसमें आएगा और यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सजा से बचने के लिए, आज्ञाकारिता के लिए, व्यक्तिगतवाद के लिए, विनिमय के लिए, यदि कोई बालक कोई कार्य करता है या बचना चाहता है तो ये किस में आएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर में आएगा। इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा और यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। संज्ञानात्मक तो किसके द्वारा, अनुकूलन के द्वारा होता है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अनुकूलन के द्वारा संज्ञानात्मक विकास कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति कैसी होती है, सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य ना करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, संवेदी चालक अवस्था में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व और इसमें व्यवहार का उद्भव होता है और ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ होता है। वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ किसमें होता है, संवेदी चालक अवस्था में। इसके बाद में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इसमें बालक क्या होता है, इसमें बालक काल्पनिक खेल खेलता है या काल्पनिक चीजों को उसका बोध करता है, काल्पनिक वस्तुओं का बोध करता है। यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष होती है और इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक जो होता है अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, संवेदी पेशीय गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। बालक में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इंद्रिय शिक्षक होते हैं, प्रतिवर्त क्रिया है, अंतरंग व्यवहार है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष मानी जाती है। इस भाषा विकास, अपरिवर्तनीयता, अहम केंद्रवाद और जीववाद ये किससे संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। इसके बाद में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष होती है और इसमें बालक तर्क करना शुरू कर देता है। तर्क करना, प्रतिवर्ती वर्गीकरण और संरक्षण ये किससे संबंधित है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ये सभी शब्द जो है या वाक्य कह सकते हैं, अगर ये आपके आंसर में लिखे हो तो यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को जैसे भाषा विकास किस अवस्था से संबंधित है, अपरिवर्तनीयता किससे संबंधित है या जीववाद किससे संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से किशोरावस्था तक मानी जाती है या 11 वर्ष से 15 वर्ष भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में बालक सक्षम हो जाता है। बालक चिंतन करने लगता है, अपसारी व अभिसारी दोनों प्रकार से चिंतन करता है।
और बालक में सृजनात्मक चिंतन का विकास भी होता है। तो किस यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? कभी भी बच्चे को सजा नहीं देनी है। आज छोटा बच्चा है तो उसको व्याख्यान नहीं करना, लेक्चर नहीं देना है, पुरस्कार भी यहाँ पर नहीं होगा। तो संवाद, बातचीत, ठीक है, बातचीत के माध्यम से बच्चों को सक्षम बनाया जा सकता है या बनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? भाषिक विकास ये किससे संबंधित है? अब यहाँ पर आप सभी लोग ये मत कहिएगा नोम चोम्स्की होंगे, तो यहाँ पर अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में, तो आपका आंसर जो सही होगा वो ले वाइगोत्स्की सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिए, ले वाइगोत्स्की यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। भाषा को क्या माना है? अधिगम और विकास के मध्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना कह सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन के विचारों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना था, ठीक है। तो आपका जो आंसर है बी सही होगा, ले वाइगोत्स्की है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक तर्क, कुछ भी जिनमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। और लय गणितीय क्षमता है तो इसमें लय, ताल, स्वर तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्वर और लय के बीच अंतर भी नहीं होगा, तो सही क्या होगा? यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।